हेलो स्टूडेंट, आज हम इंड्यूस ब्रीडिंग इन फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। फिशेस को जो रेज़ किया जाता है उसमें जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है वो होती है फ़िश के एग को हम नेचुरल ब्रीडिंग साइट से भी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस जो हैं वो रहती हैं कि जो भी हम एग को कलेक्ट करते हैं वो उनकी आइडेंटिटी जो है वो एश्योर नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पर मिक्स टाइप के एग रहते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो फिशेस के अंदर ब्रीडिंग होती है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए 2 मेन मेथड्स रहते हैं रिप्रोडक्शन के, जिसमें फिशेस जो हैं एग ले करती हैं, जिसको हम ओविपैरिटी बोलते हैं। दूसरा होता है बियरिंग लाइव यंग्स, जो कि यंग वंस जो बनते हैं उसको देते हैं, वो विविपैरिटी बोलते हैं। जो डिफरेंट ब्रीडिंग टेक्निक्स होती हैं, चाहे हम नेचुरल ब्रीडिंग में जैसे नेचुरल स्पॉनिंग कंडीशन है या पेयर ब्रीडिंग है, इंड्यूस ब्रीडिंग है, ये डिफरेंट ब्रीडिंग टेक्निक्स जो हैं जो फिशेस के अंदर देखी जाती हैं। नेचुरल स्पॉनिंग या प्रोपिगेशन जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर फ़िश को जो है ब्रीड किया अलाउ कर दिया जाता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है, चाहे वो रिवर हैं, कैनाल्स हैं, रिजर्वायर हैं, सीजनल या पेरिनियल पॉन्ड्स हैं। वहाँ पर जो है वो अपने आप एग ले करते हैं नेचुरली, और ये जो उनका फिशेस का जो इंस्टिंक्ट बिहेवियर होता है, जिसके कारण वो एग या स्पर्म वाटर के अंदर रिलीज़ करते हैं, वो देन गेट फर्टिलाइज्ड एंड हैच। और पेयर ब्रीडिंग में क्या होता है कि मेल और फीमेल को एक साथ एक टैंक के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है, या कोई टैंक है, पोंड है, या कोई भी वाटर बॉडी है, टू इनकरेज ब्रीडिंग। इंड्यूस ब्रीडिंग, अब जब हम फिशेस को रेज करते हैं तो मैंने जैसे बताया, पहला जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है गेटिंग फिश एग्स। इंड्यूस ब्रीडिंग जो है एक फ़िश के अंदर एक टेक्निक है जो कि स्टिमुलेट करती है फिशेस को एग ले करने। अब हमारा जो इंड्यूस ब्रीडिंग में क्या होता है कि हम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम जो है फिशेस को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो एग और जो स्पर्म जो है वो रिलीज़ कर सकें इन कैप्टिविटी, क्योंकि फ़िश को मल्टीपल फिशेस को जो है एक पॉन्ड के अंदर रख दिया जाता है, तो उस कैप्टिव कंडीशन के अंदर कई बार फिश जो है वो एग ले नहीं कर पाती हैं, या जो भी वहाँ पर रीज़न रहता है, तो उनको क्या करते हैं हम इंड्यूस कर देते हैं ताकि वो ब्रीड कर सकें ऐसी कंडीशन में। अगर हम उनको इंड्यूस नहीं करेंगे तो हो सकता है वो ब्रीड ना करें, और ये अचीव किया जाता है बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग पिट्यूटरी हार्मोन, जिस प्रोसेस को हम हाइपोफाइजेशन बोलते हैं। जो पिट्यूटरी हार्मोन है उनको एक्सट्रैक्ट करा जाता है, या कुछ सिंथेटिक हार्मोन्स भी होते हैं जिनको हम फ़िश के अंदर जो है इंजेक्ट कर देते हैं, और जिसके कारण उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, गोनड्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, और गेमीट फॉर्मेशन जो है होती है, और वो स्पॉनिंग करना या स्पर्म रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कि फीमेल को जो है वो इंजेक्शन दिया जाता है, 1 और मोर इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके कारण जो एग की राइपनिंग है वो रेगुलेट हो जाती हैं, और राइप एग जो हैं वो इकट्ठे कर लिए जाते हैं, फिर उनको स्टोर कर लिया जाता है। या फिर फीमेल के अंदर हम देखते हैं उनके अंदर भी हम जो है हार्मोन दे देते हैं, जिसके कारण एग जो हैं वो स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, और एग और स्पर्म्स को हम जो है इकट्ठा मिला देते हैं, आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करवा दिया जाता है विद द स्पर्म फ्रॉम द मेल फिश। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों ज़रूरत हुई कि इंड्यूस ब्रीडिंग करवानी पड़ी? क्योंकि जब फ़िश कल्चर के बारे में हम बात करते हैं, जहाँ पर हमारी इकोनॉमी जो है वो बेस रहती है, तो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमें इकोनॉमिकली जो इम्पोर्टेंट फिशेस हैं उनको ब्रीड करवाना
जो है वो कंपल्शन हो जाता है, जो कि कैप्टिविटी में, अदरवाइज़ कैप्टिविटी में जो उनका ब्रीडिंग रेट है वो कम होगा, या अदर एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो स्टिमुलेट नहीं करते हैं, या गोनट्स की डेवलपमेंट या राइपनिंग ऑफ एग जो है, या स्पर्म की मैचुरेशन नहीं हो पाती है, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तब हम इंड्यूस ब्रीडिंग को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंड्यूस ब्रीडिंग जो है वो फ़िश के एग प्रोडक्शन में, फ़िश के स्पर्म प्रोडक्शन में कंट्रोल इन्वायरमेंट में प्रोसेस होता है, और जिसके कारण जो फ़िश जो है उनको हम इजीली जो है वो रेज़ कर पाते हैं बाय गिविंग फूड एंड स्टॉकिंग पर्पजेस के लिए। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी पॉसिबल हो सकता है, हम नई फ़िश वैरायटीज़ को जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, एडवांटेजेस बहुत सारी हैं। कि सबसे पहले एडवांटेजेस हैं कि हमें प्योर स्पॉन, प्योर एग जो है वो भी डिज़ायर्ड स्पीसीज़ के मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया जब हम एग को हम नेचुरल कंडीशन से लेते हैं तो वहाँ मिक्सचर होता है वांटेड और अनवांटेड फिशेस का, तो उनको सेपरेट आउट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर इंड्यूस ब्रीडिंग से हम प्योर स्पॉन या एग को जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा जो सप्लाई है, कितनी क्वांटिटी में हमें डिज़ायर फिश जो फ़िश के सीड्स होते हैं जिनको एग्स बोलते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करते सकते हैं हम। टाइमली जो फ़िश के सीड्स हैं उनको टाइमली हम सप्लाई कर सकते हैं। ये इंड्यूस ब्रीडिंग जो है बहुत ही इजी और इकोनॉमिक प्रोसेस है। आप देखेंगे इसको इजीली जो है हम कोई भी इजीली लर्न कर सकता है। एक लेमैन जो है वो भी इस इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। इकोनॉमिक है कि जो फ़िश फीड सीड है उनकी कॉस्ट जो है बहुत कम पड़ती है अगर हम रिवराइन फिशेस के साथ इनको कंपेयर करते हैं। तो ये हमारे देखिए ये सीड हैं, ये फ़िश के सीड्स हैं, ये हैचिंग हो रखी है, और ये जो है वो अडल्ट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गए। अब क्या होता है, फ़िश इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड फिशेस के अंदर जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि ब्रेन के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है। ये बहुत ही स्मॉल साइज़ की है, सॉफ्ट है, वाइटिश जो बॉडी या ऑर्गन कह सकते हैं। ये डिफरेंट शेप और साइज़ के अंदर डिफरेंट स्पीसीज़ के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप कटला में देखेंगे तो ये ओवल शेप का है, अगर आप उसको लेबियोरोइता में देखते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, अगर हम सिरहिना के अंदर देखते हैं तो वो पियर शेप होता है। तो डिफरेंट शेप और साइज़ के अंदर जो है ये मिलते हैं, और ये जस्ट बिहाइंड द डायसेफ्लान जो है उसके पीछे होता है। और ये एक कैविटी के अंदर जो कनकेव सी कैविटी होती है जिसको हम सेला टोर्सिया सिका बोलते हैं, ये ब्रेन के ऊपर की जो इस तरह की कैविटी होती है कनकेविटी, उसके अंदर ये एनक्लोज रहता है। और इसका जो फ्लोर होता है क्रेनियम का जो फ्लोर है, ठीक है, कनकेविटी जो होती है क्रेनियम के फ्लोर के ऊपर होती है जिसको हम सेला टुर्सिका बोलते हैं। ये एक थिन मेम्ब्रेन के साथ एनक्लोज रहती है जिसको हम डूरा मैटर का नाम देते हैं। हम बहुत इजी इन चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर भी हैं। ये एक ब्रेन के साथ एक छोटी सी स्टॉक के साथ जुड़ी होती है जिसको हाइपोफाइजियल या इनपेंडिबुलम या सिंपल स्टॉक बोल देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है विद और विदाउट स्टॉक हो सकती हैं। जिनके अंदर स्टॉक प्रेजेंट होती है उसको लेप्टोबेसिक बोलते हैं, जिनके अंदर स्टॉक नहीं होती है उनको हम प्लेटी जो है लेप्टोबेसिक, स्टॉक विद स्टॉक, विदाउट स्टॉक, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्टॉक होती है छोटी और ब्रॉड होती है। अगर हम लेबियो के अंदर देखते हैं, सिरहिना मृगल के अंदर आप देखेंगे छोटी है लेकिन सिलेंड्रिकल होती है, क्योंकि उसकी जो आपने देखा कि उनके अंदर जो है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी सिलेंड्रिकल रहती है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती हैं वो उसके 3 मेन लोब होते हैं, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब होता है
जो मतलब ये जितना भी एक्टोडर्मल ऑर्गन है इनमें ड्यूल एम्ब्रियोनिक ओरिजिन रहता है, ठीक है। इसका जो डाउन ग्रोथ होती है इनफंडुबुलम से, जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये इनफंडुबुलम से नीचे की जो डाउन ग्रोथ होती है इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, जो कि पोस्टीरियर लोब को बनाती है। इसको हम न्यूरल लोब भी बोल सकते हैं, पार्स नर्वोसा के नाम से भी हम जानते हैं। दूसरा होता है डोर्सल आउटग्रोथ, जो स्टोमोडियम से होती है, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। और ये एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो नियर बाय जो है एंटीरियर लोब जो है वो बनाती है, जिसको हम पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह एक इंटरमीडिएट लोब होता है दोनों लोब्स के बीच में, जिसको हम पार्स इंटरमीडिया के नाम से जानते हैं। ये तीनों लोब जो हैं एक पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर देखने को मिलते हैं, और ये तीनों लोब जो हैं अपना अपना फंक्शन जो है वो प्ले करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हार्मोन सिक्रीट करता है, बहुत सारे हार्मोन, सेवरल हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है, जो हार्मोन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। उनको हम जैसे पार्स नर्वोसा जो कि पोस्टीरियर लोब रहता है, वो 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, एक तो आर्गिनिन, बेसोटोसिन एंड आइसोटोसिन, जो कि स्पॉनिंग को या एग लेइंग को कंट्रोल करता है। दूसरा होता है पार्स डिस्टेलिस, जो कि गोनेडोट्रोफिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, 2 गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होती हैं वो ग्रोथ और मैचुरेशन, ओवेरियन फॉलिकल की फीमेल के अंदर जो है वो ग्रोथ और मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेल के अंदर जो हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती हैं, स्पर्म की मैचुरेशन में हेल्प करते हैं, और दोनों जो हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन डेवलपमेंट ऑफ गोनेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा जो हार्मोन है दैट इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है फीमेल के अंदर जो है वो प्रेजेंट ल्यूटिनाइजेशन में हेल्प करता है, और दूसरा जो मेल के अंदर जो है वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मेल के अंदर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है ग्रोथ फॉर सेक्सुअल ऑर्गन। ओवुलेशन जो है वो भी इसी गोनाडोट्रोफिन हार्मोन के कारण जो है वो होती है। ओवुलेशन हम जानते हैं रिलीज ऑफ ओवा। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, टेम्परेचर है, लाइट है, जो कि गोनड्स की मैचुरेशन में रिलीज ऑफ एग या स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब बेसिक जो टेक्निक्स होती हैं जो कि इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए जो है यूज़ की जाती हैं, मल्टीपल स्टेप हैं। अगर हम इनको इजीली लर्न करना चाहते हैं तो हम एक एक करके जो है इनको करेंगे। देखिए, सबसे पहले इंड्यूस ब्रीडिंग जो फिशेस के अंदर होती हैं उसके अंदर हम सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है सिलेक्शन ऑफ डोनर फिश। हमें ऐसी फ़िश को जो है वो सिलेक्ट करना होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड डोनेट करेगी, और वो फ़िश कौन सी होगी जो मैच्योर होगी। अगर हम इमेच्योर फ़िश को चूज़ कर लेते हैं तो हम फेलियर हो सकते हैं। ग्लैंड जो है वो पोटेंट होनी चाहिए, और उनके अंदर जो है इफ़ेक्टिव होती है। अगर आप देखते हैं कि जो स्पॉनिंग के लिए 6 से 8 घंटे तक जो है वो इफ़ेक्टिव रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। डोनर फिश जो होती हैं कोई भी फ़िश हो सकती हैं जिसके अंदर जो हम बता रहे हैं कि वो मैच्योर होनी चाहिए। डोनर फिश की कंडीशन की बेस्ट डोनर जो पिट्यूटरी ग्लैंड वो होती हैं लिविंग फिशेस। अगर आप डेथ जो मर चुकी हैं फिशेस उनको आप अगर यूज़ करेंगे तो उसका भी रिज़ल्ट आपको अच्छे से नहीं आएगा, या प्रिजर्व्ड हैं जो आइस के अंदर या कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई हैं वो भी इफ़ेक्टिव रहती हैं। लेकिन जो रोटन फिशेस होती हैं जो बिल्कुल सड़ चुकी हैं उनका कोई यूज़ नहीं होता है। फिर आती हैं डोनर स्पीशीज़ जो है वो कैसी होनी चाहिए। डोनर जो फ़िश होती है वो ऐसी कोई स्पीसीज स्पेसिफिसिटी देखने को नहीं मिलती है। कोई भी
जो है वो स्पीसीज़ जो है वो ग्लैंड को डोनेट कर सकती हैं। लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो रेसिपिएंट स्पीसीज़ और डोनर स्पीसीज़ जो हैं क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए, तो हमारे रिजल्ट जो हैं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। ग्लैंड कभी हम एक फ़िश की या इवन कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स की भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉमन कार्प हैं, सिप्रिनस स्कॉर्पियो है, सबसे एक्सीलेंट डोनर है। ठीक है। दूसरा जो कि पूरा थ्रू आउट द ईयर जो है वो ब्रीड करती है, बहुत कॉमन, ये जो कॉमन कार्प जो हम बता रहे हैं सिप्रिनस स्कॉर्पियो जो कि एक्सीलेंट डोनर है, ये थ्रू आउट ईयर ब्रीड करती हैं। ठीक है। और उसके बाद आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हमें डोनर मिल गया जिसके पिट्यूटरी ग्लैंड हमने निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उनको दो ढंग से, 2 वेज से रिमूव कर सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, बाय डाइसेक्टिंग द हेड और थ्रू फोरामेन मैग्नम। जब हम डाइसेक्टिंग करते हैं हेड को, जिसके अंदर एक शार्प नाइफ लेते हैं, उसके स्किन और ब्रेन के इसको काट देते हैं टॉप ऑफ द फिश के हेड के ऊपर, आप देखेंगे यहाँ पर हेड के ऊपर से जो है वो थोड़ा सा कट लगा देते हैं, और वहाँ से जो है फिर फैट जो है उसके सराउंडिंग जो ब्रेन एरिया में वहाँ से निकाल देते हैं, ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व्स को काटते हैं, और फिर धीरे धीरे से जो है वो ब्रेन को निकाल लेते हैं। और उस ब्रेन को हम सलाइन सॉल्यूशन में रख देते हैं। फिर हम ढूंढते हैं कि लोकेट करना पड़ता है कि कहाँ पर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, और फिर उसको जो है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो सब निकाल के केयरफुली, ये काम बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है क्योंकि ग्लैंड इंजर्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और ये भी माना जाता है कि पहले जब सबसे पहले हार्ट को जो है फिश के हार्ट को पंक्चर करें ताकि हमारे को इजी हो जाए ग्लैंड को रिमूव करना। नहीं तो क्या होगा, अगर हार्ट भी मूवमेंट करता रहेगा, हार्ट की बीटिंग होती रहेगी, तो ब्लड जो है वो ब्रेन में कलेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण ग्लैंड का रिमूवल जो है वो नहीं हो पाएगा। दूसरा आता है कि हम थ्रू फोरामेन मैग्नम से, फोरामेन मैग्नम में हेड को, फिश के हेड को काट देते हैं, वर्टिब्री जो कि नेक और हेड के बीच की वर्टी उसको निकाल देते हैं, जिससे फोरामेन जो मैग्नम होता है, जो होल है वो इजीली विजिबल हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, फोर्सेप्स से जो है कॉटन जो भी जितना भी मटेरियल है ब्रेन के चारों तरफ वो निकाल लेते हैं। फिर एक फोर्सेप्स से जो है धीरे धीरे जो है ब्रेन को बाहर निकाला जाता है, और फिर ब्रेन की एंटीरियर पार्ट से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम डिटैच कर देते हैं। ये मेथड जो होता है बहुत इजी होता है, इसमें टाइम भी कम लगता है, दूसरा इकोनॉमिक भी होता है क्योंकि फ़िश का जो हेड होता है वो भी सोल्ड हो जाता है अगर हम ग्लैंड को रिमूव कर लें। ठीक है। डाइसेक्टिंग मेथड जो होता है वो थोड़ा कि वो हेड को जो है वो डिटेरियोरेट कर देता है और वो अनफिट हो जाती है सेल के लिए, तो थ्रू फोरामेन मैग्नम से जो हम निकालते हैं वो बेस्ट होता है। फिर आता है प्रिजर्वेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो प्रिजर्वेशन होता है वो बहुत ज़रूरी है, जैसे ही ग्लैंड को निकाला उसको हम प्रिजर्व कर लें। प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट मेथड हैं, जैसे फ्रीजिंग के, कि हम कोल्ड स्टोरेज के अंदर उसको फ्रोज़न कर दें और फिर उसको फ्रोज़न स्टेट के अंदर ही रेफ्रिजरेटर में रहने दें। दूसरा क्या है, हम ग्लैंड को एसीटोन के अंदर अबाउट 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर प्रिजर्व कर लेते हैं। ये जो दोनों मेथड हैं, फ्रीजिंग और एसीटोन जो है, ये कम यूज़ में आते हैं। तीसरा मेथड है वो है एब्सोल्यूट अल्कोहल, क्योंकि फर्स्ट फ्रीजिंग और एसीटोन में रखना हमें टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, फ्रीज़र की रिक्वायरमेंट रहती है। और एब्सोल्यूट अल्कोहल में हम इजीली रख सकते हैं कि ग्लैंड को एब्सोल्यूट अल्कोहल में रूम टेम्परेचर पे रखा जा सकता है, और 24 आवर के बाद जो है ग्लैंड को वॉश करते हैं, फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल के साथ, और फिर उसका जो अल्कोहल है उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। दोबारा जो है, ताकि जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है डिहाइड्रेट कर देता है और डिफैटन द ग्लैंड, इसीलिए हम जो है उसको ट्रांसफ़र करते हैं फ्रेश के अंदर। प्योर एब्सोल्यूट अल्कोहल यूज़ किया जाता है। ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन क्योंकि वाटर के अंदर सॉल्युबल रहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल को समय समय पर चेंज करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी होता है।
और फिश ब्रीडर जो हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल को एज ए प्रिजर्वेटिव ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता है, चीप भी होता है, किसी तरह के रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं होती और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे रहते हैं। उसके बाद जो है इनको प्रिजर्व करने के बाद अब हम करते हैं पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट कैसे प्रिपेयर करें। तो अब जब हमें पिट्यूटरी ग्लैंड की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में पिट्यूटरी ग्लैंड को लेते हैं और उसके टुकड़े काट कर जो है वो फिल्टर पेपर पे रख देते हैं ताकि अल्कोहल जो है वो ड्राई अप हो जाए। फिर उसको हम मैसीरेटेड करते हैं टिश्यू होमोजेनाइज़र के साथ, डिस्टिल वाटर के साथ, NaCl के साथ वॉश करते हैं। 20 से 30 मिलीग्राम जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम 1 ml मैरिसिनेशन मीडियम के साथ जो है वो मैरिसिरेटेड कर देते हैं। जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं ग्लैंड से। फिर आता है कि जो एक्सट्रैक्ट है उसको प्रिजर्व करते हैं, कि उसको पहले होमोजेनाइजेशन करते हैं। क्या होता है, जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट होता है फ्यूचर में यूज़ करने के लिए उसको डिस्टिल वाटर में रख देते हैं। प्योर ग्लिसरीन के अंदर भी रख सकते हैं अगर हम एयर टाइट बोतल की बात करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये हमने ग्लैंड को निकाला, फिर उसको प्रिजर्व कर दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर हमने साल्ट सॉल्यूशन डाला, उसको होमोजेनाइज कर दिया, फिर होमोजेनाइज करके उसको हम सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं 1000 RPM पर मिनट के हिसाब से, और फिर उसको जो है उसका जो सुपर नेट्रेंट है वो रिलीज़ कर देते हैं। नीचे जो हमारा पैलेट बचता है उसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं, वो एक्चुअल में हमारा एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम वाटर और ग्लिसरीन जो है प्रिजर्व एक्सट्रैक्ट में 1:2 रेशो में रहता है। अगर आप ग्लिसरीन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हो तो वो बायोलॉजिकली इनकंसिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी जो बॉडी फ्लूइड की रहती हैं उनके साथ वो ट्रिगर करता है। तो इसी तरह फिर आता है प्रिजर्वेशन ऑफ, जो हमने पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट निकाला उसको डिस्टिल वाटर के अंदर या प्योर ग्लिसरीन में एयर टाइट कंटेनर के अंदर शॉर्ट पीरियड में कर सकते हैं, या हम 1:2 रेशो में वाटर और ग्लिसरीन के साथ भी जो है ये देखिए सील्ड कंटेनर के अंदर एक फाइल के अंदर जो है वो स्टोर कर दिया जाता है, या डेसिकेटर के अंदर जो है उनको रख दिया जाता है। फिर आता है जो स्पर्म होते हैं, फिश के स्पर्म हैं उनको भी प्रिजर्व करते हैं इन कोल्ड टेम्परेचर पे रिंगर सॉल्यूशन के अंदर। स्पेशल सॉल्यूशन रहता है, उसको रिंगर सॉल्यूशन में अगर लेबियोरोइटा के स्पर्म है तो उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 आवर्स के लिए जो हम सर्वाइव करवा सकते हैं। फिर आता है स्टॉकिंग एंड केयर ऑफ ब्रीडर्स। जो हेल्दी मैच्योर फिशेस हैं उसमें सबसे पहला है कि अगर हमें एडिकेट स्टॉक चाहिए गुड ब्रीडर का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फ़िशेस जो हैं वो हेल्दी हों और मैच्योर हों। तो मीडियम साइज़ की 2 to 4 ईयर ओल्ड जिनका वेट 2 to 4 kg उनको कलेक्ट कर लेते हैं, चाहे रिवर से करें चाहे कैनाल से करें, जहाँ से भी हमें वो अवेलेबल होते हैं, और उनको ब्रीडिंग पॉन्ड के अंदर जो है वो रख दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है लार्ज साइज़ के जो ब्रीडर होते हैं उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए मीडियम साइज़ के जो हैं वो लेते हैं, और स्टॉकिंग जो है वो 5 to 6 मंथ बिफोर जो है वो कर लेनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जब ज़रूरत है तभी लेंगे, आप प्रिपेयर करें, पहले से प्रिपरेशन करते हैं कि जब ब्रीडिंग सीज़न जो है वो शुरू होता है उससे 5 से 6 महीने पहले जो है ये काम कर लिया जाता है। 1 एकड़ ब्रीडिंग पॉन्ड के अंदर हम लगभग 500 से 100 kg ऑफ फिश जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। जस्ट बिफोर द मानसून मेल और फीमेल ब्रीडर को सेपरेट टैंक के अंदर जो है वो सेग्रीगेट कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि वो एक तरह से थोड़े समय के लिए जो है उनको हम एक्लिमेटाइज कर देते हैं इन्वायरमेंट के साथ।
हेल्दी ग्रोथ जो है फिशेस की जो रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए क्या होता है कि हमें फ़िश की बॉडी यानी कि हेल्दी ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर मैचुरेशन ऑफ जो गोनड्स हैं, उसके लिए हमें उनको प्रॉपर फीड देनी होती है। हम उसको डेली जो है उनको फीड करवाएं 1:1 रेशो में, जिसके अंदर जो राइस ब्रान रहता है और ऑयल केक में स्पेशली ग्राउंड नट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल को यूज़ किया जाता है। और ये हम जो फ़िश की बॉडी वेट का 2% के हिसाब से उसको फीडिंग जो है वो देते हैं। और एक्सेसिव फीडिंग जो है वो क्या करती है, जो मेजेंट्रीज होती हैं वहाँ फैट को डिपॉजिट कर देती हैं, और जिसके कारण ओवुलेशन जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो एक प्रॉपर रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फूड जो है वो दिया जाता है ताकि बॉडी की ग्रोथ हो और गोनड्स जो हैं मैच्योर हो सकें। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ ब्रीडर। अब ये भी ज़रूरत है कि हमने जो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट किया था उस किसके अंदर जो है वो डालना है। तो सिलेक्शन जब हम करते हैं वो ब्रीडर की जो प्रॉपर सिलेक्शन होती है वो भी हेल्दी और फुल्ली मैच्योर ब्रीडर जो कि 2 to 4 ईयर ओल्ड हो, जिसकी 2 to 5 kg जो है वेट हो, जो कि हम मानसून के टाइम पर जो है टेम्परेचर रेंज 24 से 33 डिग्री के बीच के अंदर जो है हम उनको चूज़ कर लेते हैं। अब हम कैसे पता चलाते हैं कि जो मेल है या फीमेल है वो हेल्दी कार्प जो हैं जो हमने सिलेक्ट की है वो मैच्योर है या नहीं है। तो उनको हम बायोफिज़िकली भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कि जो फीमेल्स रहती हैं, जो फुल्ली मैच्योर मेल होता है उसके अंदर एक मिल्ट इमिट होता है जिसको मिल्की वाइट फ्लूइड कहते हैं। ज़रा सा उसका एब्डोमेन हिस्से के अंदर अगर आप प्रेस करेंगे तो वो मिल्क जो है वो रिलीज़ हो जाता है मेल के अंदर। और फीमेल जो होती है मैच्योर फीमेल को अगर आप टच करेंगे तो आप देखेंगे वो सॉफ्ट, उसका राउंडेड बल्ज होगा, सॉफ्ट एंड राउंडेड बल्जी जो है वो एब्डोमेन होगा। स्वोलन रेडिश वेंट जो है वो रेडिश हो जाता है। तो मेल और फीमेल को हम मैच्योरिटी जो है वो चेक कर पाते हैं। फिर क्या होता है कि हम हैंड नेट के द्वारा, हम हाथ से नहीं लेंगे, उन फिशेस को हाथ से ट्रीट नहीं करेंगे, उसके लिए स्पेशल हैंड नेट जो है या ड्रैग नेट जो है वो यूज़ किए जाते हैं। उनसे क्या करते हैं हम जो कि एक ब्रीडर को लेते हैं, ठीक है, उस नेट से उठाते हैं, उसका वे करते हैं, उसमें से नेट के वे को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो ब्रीडर का वेट है वो एग्जैक्टली आ जाता है। तो किसी तरह की इंजरी ना हो, ठीक है। और ब्रीडर के अंदर जो है वो हैंड नेट जो है वो एक तरह से इंजरी से भी बचाता है, स्ट्रगलिंग से भी बचाता है। फिर आता है इंजेक्शन ऑफ। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक्सट्रैक्ट हमने जो प्रिजर्व किया था, जो हमने ब्रीडर सेलेक्ट कर ली है, अब हम उनके अंदर उस इंजेक्शन को डालेंगे, इंजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो डोज पिट्यूटरी इंजेक्शन की जो डोज होती हैं वो भी एग्जैक्टली कैलकुलेट करके जो है वो दी जाती हैं। प्रॉपर डोज जो है वो देनी होती है, क्योंकि अगर डोज को हम बढ़ा देंगे वो भी इनफेक्टिव होगा, और डोज को हम कम या ज़्यादा कर देंगे तो हमारी जो रिज़ल्ट होंगे वो अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं कि सिलेक्टेड मेल और फीमेल को हम टेबल के ऊपर एक कॉटन बिछाकर उसके ऊपर लिटा देते हैं। फिर पिट्यूटरी का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है वो लेते हैं कि 0.5 to 2 ml एक्सट्रैक्ट जो है वो अप टू 10 kg तक की जो फिशेस हैं उनके अंदर जो है वो दिया जाता है। और ये डोज जो है आप कैसे देते हैं कि या तो आप देखेंगे उनके अंदर जो है जो नॉन स्टिकी फिशेस होती हैं, स्केली, जिनके अंदर स्केल प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनके अंदर तो डायरेक्टली जो है आप इंट्रामस्कुलरली जो पेक्टोरल फिन है या पेल्विक फिन है या कोडल फिन है, कहीं पर भी जो है वो इंजेक्शन दे देते हो। फीमेल जो है और अगर वो स्केली फिश है तो उसके लिए स्पेशल हमें क्या करना है, स्केल के ऊपर से नहीं, हम स्केल के बेस से यानी कि स्केल के नीचे से जो है वो इंजेक्शन देते हैं। और यहाँ पर फीमेल के अंदर 2 डोज दी जाती हैं,
एक प्रिपरेटरी डोज होती है, एक डिसॉल्विंग डोज होती है। और जो मेल होते हैं उनके अंदर सिंगल डोज जो है वो दी जाती हैं। और दोनों डोज के बीच में, पहली और दूसरी डोज के बीच में 4 आवर्स का इंटरवल रखा जाता है। मेल को जो है 1 डोज देते हैं और उस समय देते हैं जब फीमेल को सेकंड इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। और सेकंड इंजेक्शन देने के अबाउट 6 आवर के बाद जो है स्पॉनिंग जो है वो होनी शुरू हो जाती है। उस समय एग जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं और उनको हैचिंग हापास के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ सेट्स। फॉर्मेशन सेट की कैसे करते हैं कि जो मेल और फीमेल्स हैं उनको जो है एक सेट में पॉन्ड के अंदर डाला जाता है। सेट होता है 3 का, जिसमें 2 मेल और 1 फीमेल को हम ब्रीडिंग हापास के अंदर डालते हैं। ब्रीडिंग हापा जो है आप देख पाएंगे, ये ब्रीडिंग हापा जो है इस तरह के होते हैं। नेट होता है जिसके चारों तरफ जो है ये नेट है, नेट से बना हुआ होता है एनक्लोजर, और उसके चारों तरफ ये जो है स्टिक्स पोल्स बना दिए जाते हैं। जब पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को इंजेक्ट करते हैं उसके बाद वो ब्रीडिंग करना शुरू कर देते हैं, तो उनको हम ब्रीडिंग हापास के अंदर डाल देते हैं। ब्रीडिंग हापास जो हैं वो पानी के अंदर जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं और जो ब्रीडर्स हैं वो हापा के अंदर जो हैं वो मेट करते हैं। हमने बताया सेट ऑफ 3 में से 2 मेल रहते हैं, 1 फीमेल जो है वो डाल दिए जाते हैं। और ये अबाउट 6 आवर के बाद जो है इंजेक्शन के, सेकेंड इंजेक्शन के 6 आवर के बाद जो है वो ब्रीडिंग करना शुरू कर देते हैं। और स्पॉनिंग जो होती है, नेक्स्ट जो स्टेप होता है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जो अबाउट 3 to 6 के बाद वो स्पॉनिंग करना शुरू कर देती हैं। स्पॉनिंग जब होती है उसमें क्या होता है, एग जो है पानी के अंदर रिलीज़ कर दिए जाते हैं। एग जो है पानी में जब आते हैं तो वो स्वेलअप हो जाते हैं। स्वेलअप होने के बाद जो है फर्टिलाइजेशन हो जाती है, क्योंकि मेल जो है वो स्पर्म ऐड कर देता है। तो फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग जो है इजीली आप उनको बाहर से देख के पहचान सकते हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो ट्रांसपेरेंट और पियर लाइक होते हैं। जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं वो ओपेक होंगे और वाइटिश होंगे। ठीक है, तो अब हम जो ब्रीडिंग हार्पर्स में जो एग्स हैं उनको हम हैचिंग हार्पर्स के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ब्रीडिंग स्पॉनिंग इंड्यूस जो ब्रीडिंग रहती है उसमें क्या होता है, स्पॉनिंग तक का प्रोसेस होता है कि एग लेइंग कैसे स्पीड अप की जाए, कैसे जो स्पेसिफिक क्वालिटी क्वांटिटी जो है वो मेंटेन की जाए। उसके बाद जैसे ही रिलीज़ हो जाते हैं उनको एग फर्टिलाइज्ड एग को 10 आवर के बीच में जो है वो हम उनको हैचिंग हापा, जो ब्रीडिंग हापा थे वो सिंगल नेट से एनक्लोजर से बने हुए थे, जैसे कि आप ये देखेंगे इस तरह के ब्रीडिंग हापा थे। लेकिन जो हैचिंग हापा होते हैं वो 2 होते हैं, कि इनर बैग होता है और एक आउटर बैग होता है। ठीक है, आउटर बैग के अंदर इनर बैग जो है वो डला हुआ होता है, तो इनको हम बोलते हैं हैचिंग हापा। जो सिंगल एनक्लोजर होते हैं वो ब्रीडिंग हापा होते हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनको हम ब्रीडिंग हापा से निकालते हैं। तो एग भी 2 तरह के होते हैं, स्टिकी एग होते हैं, नॉन स्टिकी एग होते हैं। जो स्टिकी एग्स होते हैं, जो स्टिकी एग्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो ये जैसे ये प्लांट्स देख रहे हो फाइटोप्लैंक्टन से, इनके साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, और जो नॉन स्टिकी एग्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं, हम स्पेशल एक क्या कहते हैं मैश बनाते हैं, चाहे वो प्लांट एक्सट्रैक्ट का बनाएं चाहे कैसा भी बनाएं, उनको हम इसके अंदर उस मैश को जो है वो इस पानी के अंदर डाल देते हैं, ब्रीडिंग हापा के अंदर, और इसके साथ एग जो है वो स्टिक कर जाते हैं। अगर पॉन्ड के अंदर हैं तो स्टिकिंग हापा है जो फाइटोप्लैंक्टन से उनके साथ जुड़ जाते हैं। हम क्या करते हैं, इन फाइटोप्लैंक्टन्स को उखाड़ लेते हैं और हैचिंग हापा के अंदर डाल देते हैं, तो एग जो है पानी के अंदर गिर जाते हैं। इस तरह से इनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर क्या होता है, एग जो है वो हैच कर जाते हैं और उसमें से जो हैचलिंग्स होते हैं वो उस अपर वाले जो इनर बैग्स हैं उससे निकलकर नीचे वाले बैग में आ जाते हैं।
ठीक है। और ऊपर जो है सिर्फ शेल हैं या जो भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं, डेड एग्स हैं, शेल्स हैं, वो होते हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। और जो हैचलिंग्स होते हैं वो नीचे जो है हापास आउटर हापा में आ जाते हैं और इनको हम 3 डेज़ तक इसी में रखते हैं। और फिर उसके बाद जो है इनको नर्सरी पॉन्ड के अंदर जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसके द्वारा जो है उनको हम आगे मूव कर देते हैं इन द नर्सरी पॉन्ड। प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है कि किसी तरह का कोई डिजीज़ ना हो, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन ना हो। तो ब्रीडर्स को हम प्रॉपरली वॉश करेंगे विद पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ फॉर फ्यू मिनट्स के लिए। ब्रीडर को हम प्रोटेक्ट करेंगे मैकेनिकल इंजरीज से कि उनको हम हैंडलिंग जो करें प्रॉपर जो हैंड नेट्स हैं उनसे करें, ठीक है। वाटर की कंडीशन जो है फेवरेबल होनी चाहिए। टेम्परेचर ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वो 24 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। टर्बिडिटी 100 से 1000 पार्ट पर मिलियन होनी चाहिए। वाटर का फ्लो जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। चाहे उसके अंदर आप सर्कुलेटर लगाएं ताकि हायर ऑक्सीजन कंटेंट जो है बना रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है ऑक्सीजन की। इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है वो भी इंड्यूस ब्रीडिंग और स्पॉनिंग को अफेक्ट करता है, तो ये भी प्रॉपरली मेंटेन रहनी चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम अगर सेम या रिलेटेड स्पीसीज से लें तो वो हमारा मोर इफ़ेक्टिव रहता है। अब फैक्टर जो जो अफेक्ट करते हैं वो है कि वाटर है, वाटर एकदम क्लियर होना चाहिए, टर्बिड नहीं होना चाहिए। वाटर जो है अगर आप कूल वेदर की बात करते हैं या क्लाउडी स्काई है या रेन फेवर है जो है, ये सब चीज़ें जो हैं ब्रीडिंग को इंड्यूस करती हैं, फेवर करती हैं। लाइट डिजलिंग आफ्टर हैवी रेन जो है वो आइडियल कंडीशन होती है। वाटर का टेम्परेचर जो है वो 24 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर अबाउट 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जो कि गोनट्स को मैच्योरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। फिर वाटर का फ्लो कंटिन्यूस वाटर नेचुरल फ्लो रहना चाहिए, या जो आर्टिफिशियल सर्कुलेशन जो है वो भी इंड्यूस ब्रीडिंग को प्रमोट करता है, जिसके कारण जो कांस्टेंट फ्लो अगर रहेगा तो पानी कूल रहेगा और जो एक सेंसेशन जाती है ब्रीडिंग जो ब्रीडर्स बॉडी के पास, जिसके कारण जो है हमारी इंड्यूस ब्रीडिंग जो है प्रमोट होती है। टाइमिंग जो है वो ज़्यादातर जो स्पॉनिंग होती है वो डे टाइम में होती है, नाइट में भी होती है, लेकिन हॉट या स्ट्रॉन्ग सनी डेज जो हैं वो सुटेबल नहीं होते हैं। टर्बिडिटी जो है वो अगर आप फिशेस को ब्रीड सक्सेसफुली कराना चाहते हैं तो क्लियर वाटर होना चाहिए। टर्बिडिटी जो है वो ज़्यादा या डर्टी वाटर नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन और पीएच जो है वो भी वाइड रेंज में वो टॉलरेट कर सकते हैं। लाइट जो है अगर लाइट आवर्स को हम बढ़ा देते हैं तो वो अर्ली मैचुरेशन या स्पॉनिंग कर सकता है फ्रिज के अंदर। प्रोलॉन्ग जो है वो स्पॉनिंग पीरियड भी हो सकता है। सो ड्यूरेशन जो है वो हमेशा थोड़ी कड़ी इंड्यूस ब्रीडिंग को जो है वो फिक्स करनी एक्सटेंड कर देनी चाहिए, लाइट पीरियड जो है बढ़ा देना चाहिए। फिर आता है उसके बाद अदर फैक्टर की बात हम करें तो अगर हमारा ब्रीडर अगर हम अनहेल्दी ले लेंगे या वीक ले लेंगे या इंजर्ड ब्रीडर को ले लेंगे तो हमारे रिस्पॉन्स जो है वो नहीं अच्छे आएंगे, ठीक है। वीक फिशेज होंगी तो उनकी गोनट्स की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। दूसरा जो सोर्स ऑफ पिट्यूटरी एक्सेप्ट है, जो हमारा डोनर होना चाहिए वो भी मैच्योर होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। इनकरेक्ट डोज अगर हम डोज को भी अगर कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी जो है वो हमारा स्पॉनिंग जो है वो इनहिबिट हो सकती है। तो जो सक्सेस है इंड्यूस ब्रीडिंग की वो डिपेंड करती है हैंडलिंग ऑफ ब्रीडर्स को, उनको किसी तरह की जो है इंजरी ना हो। सिलेक्शन जो है हेल्दी फुली मैच्योर ब्रीडर होना चाहिए, डोनर भी वैसा ही होना चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है फुली ग्रेविड फिशेस और या तो सेम या क्लोजली स्पीसीज़ का हो। डोज जो है वो प्रॉपर हो, वेट के अकॉर्डिंग जो है वो डोज हो, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। कूल जो क्लाउडी है या रेनी डे
जो है उनको उन डेज़ को फेवर करना चाहिए। हापा का प्रॉपर मेंटेनेंस है, उनकी वाटर की कंडीशन जो है सब जो है वो प्रॉपरली करना चाहिए। तो इंड्यूस ब्रीडिंग जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है, जिससे हमारे रिज़ल्ट जो हैं वो अच्छे आ सकते हैं। थैंक यू।